हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10वीं कक्षा का विज्ञान का सैम्पल पेपर लेके आया हूँ बोर्ड का। ये अप्रैल 2021 का है। तो इसी तरह का जो पार्ट सेकंड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे जो उस टाइप के देखना। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं। तो जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं तो वो कैसे होते हैं बच्चों? तो वो होते हैं आपके पास, जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब होते हैं अवतल लेंस से। और उत्तल लेंस से वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस से सभी आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवों में विभाजित होना प्रकाश का क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ए पार्ट आ जाएगा इसमें, प्रकाश का विक्षेपण। क्या आएगा बच्चों? प्रकाश का विक्षेपण आएगा। जब प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अभिनेत्र लेंस का मतलब होता है जो आंख में लेंस होता है वो हमारी आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है वस्तु का? तो वो वास्तविक और उल्टा बनता है बच्चों। बी भाग आ जाएगा इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा होता है, ये भी आपने रखना याद। और जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो वो सीधा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वाट में हम मापते हैं, तो इसका सी भाग आ जाएगा वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। जो ए पार्ट में दे रखा है ना, वोल्ट, वोल्ट होता है विभवांतर का। और ओम होता है प्रतिरोध का। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का वाट है, वाट। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जीव जंतुओं से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे लकड़ी, लकड़ी पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है, ये भी जैव मात्रा का स्रोत है। कोयला, कोयला भी जीव जंतुओं के दबने से बना है, तो वो भी जीव जंतुओं से संबंधित है। और गोबर गैस, गोबर गैस होती है वो भी जंतुओं के गोबर से बनती है। लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं है का मतलब ये नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जीव जंतुओं से जुड़ी हुई नहीं है। ये नाभिकीय रिएक्टर से बनाई जाती है। ठीक है, यूरेनियम से बनाई जाती है। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो बच्चों डी पार्ट इसमें है, जो बायोगैस में मीथेन गैस होती है, लगभग 55 से 60% मीथेन गैस होती है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 30 से 35%। तो आपने याद रखना है, मीथेन आए तो मीथेन लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड आए तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। बायोगैस, बायोगैस होती है गोबर गैस, जो जीव जंतुओं के अवशेष से बनती है। फिर उसके बाद है जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो ये आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, बाद में ये नहीं वो कह देता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कार्बन डाइ मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे क्योंकि ये दहन से उत्पन्न होती है। लेकिन इसने पूछा नहीं होती, तो आपने इसमें ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक है, लेकिन जलने के बाद ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की की ऊर्जा। पवन चक्की जो है पवन की गतिज ऊर्जा को, ठीक है, पवन चक्की में क्या होता है बच्चों, जो गतिज ऊर्जा होती है पवन की, तो वो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि हवा चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सफाई का कार्य कब पहली बार शुरू हुआ? तो ये 1985 आपने लगाना है, 1985। क्या लगाना है बच्चों? 1985 लगाना है। ठीक है।
फिर वैसे तो जनवरी 1986 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 86 इसमें नहीं है। अगर 86 आए तो 86 लगाना आपने। तो लेकिन जब जनवरी 1986 में कार्य शुरू हो गया था, तो उससे पहले 1985 में इसकी रूपरेखा तैयार की होगी सरकार ने, तो इसलिए आप 1985 लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ पौधों से, वनों से संबंधित है, क्योंकि वनों को काटने से बचाने के लिए लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया था, ताकि सरकार जो है वो पेड़ पौधे जंगलों से ना काट सके। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब जिस क्रिया को कराने के लिए हमें ऊर्जा गर्मी देनी पड़ती है, जैसे आग जलानी है, आग जलाने के लिए हमें पहले उसको आग देनी पड़ेगी, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का शोषण हो जिसमें, यानी अवशोषण और अवशोषी। ठीक है, तो शोषी और शोषण। शोषित, अवशोषित का मतलब जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो तो ऊष्मा शोषी कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा निकलती हो, पैदा होती है, उसमें उसे ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में एक भाग हटके दूसरी जगह लग जाता है अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी और एक चीज़ बनाएंगी तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स दो तरह की अभिक्रियाओं से मिलकर बनती है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रेडॉक्स, रिडक्शन। ठीक है, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ठीक है, या उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। फिर आगे 13वां क्वेश्चन है आपके पास, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो नीला लिटमस को लाल करता है ना, वो अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, ये आपने याद रखना। और जो लाल को से नीला करता है वो क्षार होता है, और उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए, ये इसका पीएच मान पूछा हुआ है इसने, तो जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है, क्योंकि ये इसमें डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसने नीले लिटमस को लाल किया इसलिए ये अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर और जो जिसका 7 हो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। फिर 14वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु के भंडारण के लिए कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं? भंडारण का मतलब होता है कि हम किस वस्तु को संभाल के रखते हैं, कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। एक धातु है ऐसी, तो वो है सोडियम और पोटाशियम। सोडियम दिए हुए इसने, सोडियम धातु ऐसी धातु है कि इसको हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है ना, तो इसमें आग लग जाती है। तो ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने के लिए हम इसको कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। फिर है एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 13। तो जिसका जोड़ करके देख लो, जिसका 13 बनता है वो एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 8 और 3, 2 जमा 8 10 और 3 13। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सी आ जाएगा, 2 8 3 13 आ जाएगा। ठीक है, 11 सोडियम का होता है। ठीक है, 2 8 1 जो है सोडियम का है। ठीक है, और ऐसे ही मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 और 2 8 8। तो ये किसका होगा? 2 और 8 10 और ये 18। 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। आगे है आपके पास, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होती है, ये आपने याद रखनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन संयोजकता 4 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मीथेन का सूत्र होता है मीथेन। मीथेन में एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो CH4, सी एक कार्बन है, H4 का मतलब 4 हाइड्रोजन है इसमें, तो CH4 जो है मीथेन है। ठीक है, C2H6 इथेन होता है, C2H6 इथेन होता है। C3H8, C3H8 प्रोपेन होता है, और C4H10 जो है ब्यूटेन होता है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों।
फिर है केवल कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें केवल कार्बन हो या हाइड्रोजन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है और कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पादपों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा होता है बच्चों। पत्तों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होता है, वहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, वहीं से पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। फिर है पायरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है, ऊर्जा बनती है। अब यहाँ पे ऊर्जा बन रही है और हमें पता है पावर हाउस या ऊर्जागर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपने यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लगाना है, जहाँ भी आपने ऊर्जा दिखे और माइटोकॉन्ड्रिया दिखे तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया पे लगाना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और ऊर्जा दोनों साथ साथ चलेंगे, तो ये आपने याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जठर ग्रंथियों द्वारा श्रवण नहीं होता। जठर ग्रंथियां होती हैं हमारी जो भोजन को पचाती हैं। तो जैसे हमारे पास अमाशय है, अग्नाशय है, तो ये जठर ग्रंथियों में आता है। तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो निकालती हैं बच्चों, लेकिन श्लेष्मा नहीं होता। श्लेष्मा एक तरह के बलगम है, तो ये फेफड़ों में या श्वास नली में ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये जठर ग्रंथि में नहीं होता, तो श्लेष्मा आएगा इसका आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है। एक तो हार्मोन करते हैं बच्चों, और दूसरा कौन करता है, दूसरा करता है नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो सी भाग आ जाएगा इसमें, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम है जो हमारा जो संदेशों को भेजती है, मस्तिष्क से जाता है हमारे अंगों शरीर के विभिन्न भागों तक, और विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक जाता है संदेश नर्व सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से। फिर है मेरु रज्जु, मेरु रज्जा किस से रक्षित होती है, यानी मेरु रज्जा की रक्षा कौन करता है। तो मेरु रज्जा की रक्षा कशेरुक दंड करता है, वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो करता है बच्चों, ठीक है। कशेरुक दंड करता है मेरु रज्जा की रक्षा। अगला है प्लेसेंटा किस में धसा होता है। जो प्लेसेंटा होता है बच्चों वो गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। गर्भाशय में प्लेसेंटा होता है बच्चों, जो इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही जो है बच्चा जो होता है पेट में गर्भाशय में होता है, और इसी के साथ यानी ये बच्चा इसमें लिपटा होता है एक तरह से। फिर उसके बाद है ब्रायोफिल्म में किसकी, ब्रायोफिल्म में कलिका कहाँ पर पैदा होती है। ब्रायोफिल्म पौधा जो है उसके पत्तों से ही नए पौधे बन जाते हैं, तो पत्ता आएगा इसमें, पत्ता। ब्रायोफिल्म जहाँ भी आए वहाँ पत्ता लगाना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद है लैंगिक जनन वाले जंतुओं में एक अभिलक्षण के जीन में कितने प्रतिरूप होते हैं। तो वो 2 होते हैं बच्चों। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के लक्षण होते हैं, अभिलक्षण होते हैं, तो 2 लगाने हैं आपने। फिर उसके बाद है आपके पास नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो नर और मादा में या मनुष्य में अगर आपके पास आए, अगर आपके पास जोड़े आए तो 23 लगाना। अगर ये कहे कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो आपने 46 लगाना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर गुणसूत्र के जोड़े हैं तो 23, क्योंकि 23 और 23 46 होते हैं, जोड़े का मतलब 2 2। और अगर ऐसे ही बोल रहे गुणसूत्र कितने होते हैं तो आपने 46 लगाना है बच्चों। फिर उसके बाद है कौन सी परत सूर्य से आने वाली प्राग बैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो वो ओजोन परत होती है। ओजोन जो होती है यूवी रेज या प्रबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर है 29वां क्वेश्चन है आपके पास, शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं वो द्वितीय स्तर में आते हैं बच्चों। कौन से स्तर में, द्वितीय। प्रथम स्तर में पेड़ पौधे आते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। द्वितीय में शाकाहारी। तृतीय स्तर में मांसाहारी आते हैं, और चौथे स्तर में सर्वोच्च मांसाहारी आएंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30वां क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो का उपयोग बच्चों रेफ्रिजरेटर में, एसी में, इनमें किया जाता है। अग्निशामक में नहीं किया जाता। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। अगर आ जाता है ना कि अग्निशामक में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगानी है आपने।
और रेफ्रिजरेटर या एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, तो आपने लिखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर था 10वीं की विज्ञान का सैंपल पेपर था ये बच्चों, जो आपने अभी किया है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास सेंड करनी है, भेजनी है, ताकि वो 10वीं की विज्ञान की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आप अच्छी से तैयारी करो और अच्छे अंक आपको मिलें। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को इसे शेयर भी करना है। थैंक यू। जय हिंद।